हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी की। अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, इससे हम मेजर करते हैं किसी पार्टिकल्स या एटम्स या मॉलिक्यूल्स को हम एनर्जी देते हैं और इसी एनर्जी को प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ट्रांसमिट होते हैं हायर एनर्जी लेवल में, यानी लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में ट्रांसमिट होते हैं और हमें स्पेक्ट्रा मिलता है। इससे हम पदार्थ को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है वैक्यूम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम। तीन प्रकार का होता है: वैक्यूम अल्ट्रावायलेट, क्वार्ट्ज अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन। तो जो वैक्यूम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम होता है वो आता है 10 से 200 नैनोमीटर रेंज के अंदर। क्वार्ट्ज अल्ट्रावायलेट आता है 200 से 380 नैनोमीटर के बीच। जो ओरिजिनल हमारा अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम मिलता है वो 200 से 380 नैनोमीटर के बीच प्राप्त होता है। और 10 से 200 नैनोमीटर के बीच जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे हम वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन बोलते हैं। और एक होता है विजिबल रीजन, जो 380 से 780 नैनोमीटर के बीच, जिसमें सभी जो वस्तुएं हमें जो दिखाई दे रही हैं वो सारी किस रीजन के अंदर आती हैं? विजिबल रीजन के अंदर आती हैं। तो अब हम देखते हैं वैक्यूम अल्ट्रावायलेट जो 10 से 200 नैनोमीटर के बीच आता है। ये मेनली वे कंपाउंड इस रीजन में स्पेक्ट्रम देते हैं जिनमें सिग्मा बॉन्ड होता है। ओनली सिग्मा बॉन्ड वाले कंपाउंड जो होते हैं इस रीजन के अंदर हमें स्पेक्ट्रम देते हैं। और इस रीजन वाले सभी कंपाउंड्स को हम सॉल्वेंट के रूप में मेनली यूज़ करते हैं। सिग्मा बॉन्ड वाले जो होते हैं सॉल्वेंट के रूप में हम इसे यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं क्वार्ट्ज अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो इसमें वे कंपाउंड स्पेक्ट्रा देते हैं जैसे जिसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड भी हो, लोन पेयर भी हो। पाई बॉन्ड लोन पेयर हो तो वे कंपाउंड इस रीजन के अंदर हमें स्पेक्ट्रा देते हैं। और विजिबल रीजन में वही पाई बॉन्ड वाले कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड कंपाउंड, ये जो हैं वो विजिबल रीजन में स्पेक्ट्रा देते हैं। जैसे बीटा कैरोटीन जो होता है, इसमें डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन के अंदर लगभग 2, 4, 6, 8, 10, 11 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन भी अंदर है। तो ये विजिबल रीजन के अंदर हमें स्पेक्ट्रा शो करता है। अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर में अगर हम देखें तो इसमें लगभग 6 सिस्टम्स को यूज़ किया गया है। एक होता है रेडियो सोर्स होता है जो हमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस देता है। एक होता है सैंपल एंड रेफरेंस सेल जिसमें हम सैंपल को लेते हैं। एक होता है मोनोक्रोमेटर जो बीम को नैरो करता है, मोनोक्रोमेट करता है, यानी सिंगल वेवलेंथ का बनाता है। एक होता है फोटो डिटेक्टर जो फोटो को डिटेक्ट करता है, ये भेजता है एम्पलीफायर में, एम्पलीफायर से रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होकर हमें स्पेक्ट्रा मिलता है। अगर हम इस प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सोर्स लेते हैं। सोर्स के बाद इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि इसमें जो हम पदार्थ लेंगे उसे एक सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं। और सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए, उस खुद का जो स्पेक्ट्रा आएगा, पीक्स आएंगी सॉल्वेंट की, वो उसे इफ़ेक्ट नहीं करनी चाहिए। अगर वो भी आ गई तो सॉल्वेंट हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हम पहचान नहीं पाएंगे। तो ऐसा सॉल्वेंट होना चाहिए जिनमें खुद की कोई पीक स्पेक्ट्रम के अंदर ना आए। मेनली हम यूज़ करते हैं सॉल्वेंट के रूप में एथाइल अल्कोहल, वाटर, हेक्सेन को हम यूज़ करते हैं। और इस प्रकार हम स्पेक्ट्रा ले लेते हैं। अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो कौन कौन से सॉल्वेंट लेते हैं? जैसे एसीटोनाइट्राइल ले सकते हैं, वाटर ले लेते हैं, साइक्लोहेक्सेन, मेथेनॉल, एथेनॉल, ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ETC ये सॉल्वेंट्स लेते हैं। और इनकी वेवलेंथ की बात करें तो एसीटोनाइट्राइल 190 नैनोमीटर पर वेवलेंथ शो करता है। वाटर 191 नैनोमीटर पर और साइक्लोहेक्सेन 195। तो ये जो सॉल्वेंट वाले हैं ये इफ़ेक्ट नहीं करते स्पेक्ट्रम को, तो इन सॉल्वेंट को हम इसमें यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि एब्जॉर्प्शन लॉ, यानी हम किसी पदार्थ के ऊपर इंटेंसिटी डालते हैं, लाइट डालते हैं तो उसकी इंटेंसिटी में क्या इफेक्ट पड़ता है। इसके लिए कुछ एब्जॉर्प्शन लॉ दिए गए थे। एक लैम्बर्ट के द्वारा दिया गया था, बियर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इन्होंने बताया अलग अलग जिन्होंने लॉ दिए थे, फिर इन दोनों को इकट्ठा करके भी हम देखते हैं पदार्थ पे लगा के। तो लैम्बर्ट ने ये बताया था कि जब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी समांगी अवशोषक माध्यम में प्रवाहित करते हैं तो जैसे उसकी मोटाई बढ़ती है तो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। और डिक्रीजेस जो होती है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। तो हम कह सकते हैं कि मोटाई बढ़ने पर उसकी लाइट क्या होगी? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। इसी प्रकार बियर ने इसमें थोड़ा करेक्शन किया। बियर ने बताया कि जब मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी समांगी अवशोषक के माध्यम में से प्रवाहित किया जाता है तब उसकी इंटेंसिटी में जो डिक्रीजेस जो होता है वो माध्यम की मोटाई के साथ साथ उसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है।
कि कंसंट्रेशन बढ़ने पर भी इंटेंसिटी डिक्रीज होती है, और बियर्स ने कंसंट्रेशन को भी इसमें मोटाई के साथ कंसंट्रेशन को भी इसमें जोड़ दिया। ठीक है, और इसका जो मैथमेटिकली फॉर्म है वो ये है कि I बराबर I0 E एक्सपोनेंशियली माइनस K3CB, और इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, और इससे हम एब्जॉर्बेंस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एब्जॉर्बेंस होती है log I0 अपॉन I क्या होती है, एब्जॉर्बेंस होती है। ठीक है, और अंत में हम E, C और B, E मतलब मोलर एब्जॉर्बिटिविटी एंड C कंसंट्रेशन, B माध्यम की मोटाई है। ट्रांसमिटेंस होता है इंसिडेंट लाइट I0 और जो ट्रांसमिट लाइट होती है उन दोनों का रेशियो ही ट्रांसमिटेंस कहलाता है, यानी T बराबर I अपॉन I0। तो एक्सपोनेंशियली माइनस K3CB हम ले सकते हैं इसे, तो परसेंटेज T बराबर क्या हो जाएगा, I बटा I0 इंटू 100। तो इस प्रकार हम ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्प्शन में भी हम रिलेशन दे सकते हैं कि log I0 अपॉन I बराबर क्या होता है, एब्जॉर्बेंस बराबर ECB, और माइनस log परसेंट T अपॉन 100 बराबर A हो जाएगा, तो माइनस log परसेंट T प्लस log 100 बराबर A, तो माइनस log परसेंट T प्लस 2 बराबर A, तो 2 माइनस log परसेंट T बराबर A। तो इस प्रकार हम ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस में भी रिलेशन बता सकते हैं। अगर अब बात करते हैं हम ऑक्सोक्रोम्स एंड क्रोमोफोर्स। क्रोमोफोर्स क्या होते हैं, जो क्रोमोफोर्स वे होते हैं जो कंपाउंड में कलर का कारण होते हैं, कलर इन्हीं क्रोमोफोर्स के कारण आता है। ठीक है, यानी कंपाउंड में वे फैक्टर जिसके कारण कलर होता है उन्हें क्रोमोफोर्स कहते हैं। मेनली क्रोमोफोर्स जो हैं, क्रोमोफोर्स के एग्जांपल हम बता सकते हैं कि अगर कंपाउंड में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इन्हें बोलते हैं हम क्रोमोफोर्स, जो कलर देते हैं। और ऑक्सोक्रोम्स जो कलर को गहरा करते हैं उन्हें हम ऑक्सोक्रोम्स कहते हैं। ठीक है, और ऑक्सोक्रोम्स हैं मेनली सिंगल बॉन्डेड होते हैं, उन पे लोन पेयर होता है, जैसे ओ हाइड्रोक्सिल हो गया, OH हो गया, NH2 हो गया, Cl हो गया। लोन पेयर वाले कंपाउंड सिंगल बॉन्ड से वो क्या करेंगे, होना ये क्रोमोफोर्स के साथ चाहिए ऑक्सोक्रोम्स। अगर अकेला ऑक्सोक्रोम्स है तो वो कलर शो नहीं कर पाएगा, अगर क्रोमोफोर्स के साथ ऑक्सोक्रोम है तो वो कलर को गहरा कर देगा। ठीक है, गहराई को जो बढ़ाता है वो ऑक्सोक्रोम्स होता है। अब हम बात करते हैं शिफ्ट की, कि पीक्स की शिफ्टिंग की बात करें तो 4 प्रकार की शिफ्टिंग हो सकती है पीक्स की। एक बैथोक्रोमिक शिफ्ट होती है, एक हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होती है। बैथोक्रोमिक शिफ्ट जिसे हम रेड शिफ्ट बोलते हैं, कि जब पीक्स की वेवलेंथ बढ़ती है यानी रेड की ओर चल जाती है तो उसे हम बोलते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। और बैथोक्रोमिक शिफ्ट देता है पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन जब होता है तब बैथोक्रोमिक शिफ्ट होती है। सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज करने पर बैथोक्रोमिक शिफ्ट बढ़ती है। और एग्जांपल अगर देखें तो एथाइलिन 175 नैनोमीटर पर एब्जॉर्बेंस देता है कंपैरिजन टू 1 ब्यूटीन, और आइसोब्यूटीन जो 188 नैनोमीटर पर देता है बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, और इसी प्रकार अगर हम बात करें हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट की, यानी इसे ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। अगर वेवलेंथ किसी कारण से डिक्रीज हो रही है कंपाउंड्स की तो उसे हम बोलते हैं कि वो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट यानी ब्लू शिफ्ट की ओर जा रहा है। वेवलेंथ का कम होना ब्लू शिफ्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे N से पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है, सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ा रहे हैं तो ब्लू शिफ्ट मिलेगा हमें। और हाइपरक्रोमिक इफेक्ट और हाइपोक्रोमिक इफेक्ट, ये जो है वो एप्सिलॉन यानी मोलर एब्जॉर्बिटिविटी की वैल्यू कम होने पर, पीक्स की इंटेंसिटी कम होने पर हमें 2 प्रकार के इफेक्ट मिलते हैं। एक हाइपरक्रोमिक इफेक्ट, अगर एप्सिलॉन यानी मोलर एब्जॉर्बिटिविटी की वैल्यू बढ़ रही है तो हमें क्या मिलेगा, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट मिलेगा। अगर पीक्स की वैल्यू यानी एप्सिलॉन की वैल्यू, ई की वैल्यू कम हो रही है, मोलर एब्जॉर्बिटिविटी की वैल्यू कम हो रही है, तो इसका मतलब वो वहाँ कौन सा इफेक्ट मिलेगा, हमें हाइपोक्रोमिक इफेक्ट मिलेगा। जैसे अगर बेंजोइक एसिड में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाल दिया तो ई की वैल्यू कम हो जाएगी, अगर रिलीजिंग ग्रुप डाल दिया तो ई की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रा मिलते हैं हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से मिलते हैं। कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो सबसे पहले तो 5 प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है। एक सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग होता है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग होता है,
एन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नॉन बॉन्डिंग होता है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग हायर एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। तो 5 प्रकार के इसमें लेवल बनते हैं। अगर ट्रांजिशन की बात करें तो सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन अलाउ ट्रांजिशन होता है, वेरी इंटेंस होता है, हायर एनर्जी का होता है। एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन उससे कम एनर्जी का होता है। पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन, इसमें जो ट्रांजिशन उसे के बैंड प्राप्त होता है। एन से पाई स्टार ट्रांजिशन उसमें आर बैंड प्राप्त होता है। अगर एनर्जी की बात करें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए सिग्मा से सिग्मा स्टार में, फिर एन से सिग्मा स्टार में, फिर पाई से पाई स्टार में, फिर एन से पाई स्टार में हमें एनर्जी चाहिए। तो सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन ये उन कंपाउंड में होता है जिनमें केवल सिग्मा बॉन्ड हो, ठीक है। और इस ट्रांजिशन वाले कंपाउंड्स को हम सॉल्वेंट्स के रूप में लेते हैं, जैसे मेथेन हो गया, ठीक है, एथेन हो गया, ये सारे कंपाउंड, हेक्सेन हो गया, ये इनमें सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है और वैक्यूम यूवी रीजन में स्पेक्ट्रा में देते हैं। इसी प्रकार एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन ये वे कंपाउंड देते हैं जिनमें सिग्मा बॉन्ड के साथ कोई लोन पेयर भी हो, लोन पेयर होना चाहिए, जैसे अल्कोहल हो गया, इथर्स हो गया, एल्डिहाइड हो गया, तो अल्कोहल ईथर हो गया, तो ये सारे कंपाउंड एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन करते हैं, ठीक है। वाटर हो गया, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल क्लोराइड, मिथाइल आयोडाइड, ये सारे कंपाउंड्स क्या हैं, हमें एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन देते हैं। पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन, इसमें क्या है, कम से कम एक पाई बॉन्ड होना चाहिए, तो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन हमें मिलता है। अगर इसकी बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जिनमें पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, जैसे सी डबल बॉन्ड सी एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, तो इनमें पाई से पाई ट्रांजिशन पॉसिबल है। एन से पाई स्टार ट्रांजिशन जिनमें डबल बॉन्ड के साथ साथ एक लोन पेयर होना चाहिए, जैसे इनॉल हो गया, इनॉल में पाई से एन से पाई स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल है, और डबल बॉन्ड के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो भी पाई से एन से पाई स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल है। एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कीटोन में भी एन से पाई स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो ये सारे कंपाउंड्स क्या होंगे जिनमें पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। धन्यवाद।